गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड है जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स, जैसे कि नाम से आप जान रहे हो, वाटर रिसोर्स यानी कि पानी। ठीक है, पानी के बारे में। वाटर जो है ये हमारे लिए एज अ रिसोर्स का काम करता है। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स का काम करता है। देखो, बिना पानी के आप कुछ ही पल जीवित रह सकते हो, बिना हवा के कुछ पल, बिना पानी के कुछ दिन, और बिना खाने के और कुछ दिन जो है वो जीवित रह सकते हो। बाकी आप ये कुछ चीज़ें, ऐसी बेसिक चीज़ें जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए वाटर को एज अ रिसोर्स कहा गया है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वाटर रिसोर्स का। सबसे पहला है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे पूरे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, पानी से घिरा हुआ है। अब देखो बच्चों, 3/4 पार्ट का मतलब कि हमारे वर्ल्ड में कितना पानी है ये जो है, बट ओनली अ स्मॉल पार्ट इज यूजेबल। लेकिन इसका बहुत एक छोटा सा पार्ट जो है वो ही हम यूज कर पाते हैं। 3/4 पार्ट हमारा पानी है, हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे यूज़ के लिए एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है, बहुत स्मॉल पार्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। आप देखो, ये यूजेबल पार्ट कैसा है। सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। आप देखते हो, सरफेस वाटर जो जमीन पे पानी है, और अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी है। ये दोनों ही पानी जो है ये रिन्यूड बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये दोनों पानी जो है, अंडरग्राउंड और सरफेस वाला पानी, ये दोनों पानी जो है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा रिन्यू होता रहता है। कैसे, देखो, पानी हमने यूज़ किया, हमने यूज़ करके पानी का क्या हुआ, पानी पे हीट पड़ी, पानी इवोपरेट हुआ, पानी ऊपर गया, बादल बना, और फिर बादल ने वर्षा की, वो फिर से ज़मीन पे आ गया। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसके ज़रिए ये जो पानी है ये रिन्यू होता रहता है। अब जब पानी हमारे पास है भी, भाई 3/4% पानी हमारे वर्ल्ड में है भी, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ये रिन्यू भी होता है। फिर वाटर स्कैरसिटी, वाटर सिक्योर करने की क्या ज़रूरत है, वाटर को क्यों सिक्योर किया जाता है। देन वाई वाटर इज सिक्योर, वाटर को फिर भी सिक्योर क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखो, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए छोटा सा पहले हम डाटा देख लेते हैं। 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओशियंस। ओशियंस में देख रहे हो बच्चों, हमारे पास हमारे जो ओशियंस हैं, हमारे ओशियंस में 96.5% पानी है हमारे ओशियंस में। ओनली 2.5% इन फ्रेश वाटर। सिर्फ 2.5% पानी जो है वो हमारे पास एज अ फ्रेश वाटर है। 70% ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर। आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में 70% पानी है। इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। इंडिया जो है, अगर पूरे ग्लोबल में देखा जाए, पूरे ग्लोब में देखा जाए, तो इंडिया के पास 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है। और अगर इसको रैंक में देखा जाए तो 133 रैंक जो है वो इंडिया की पूरे ग्लोब में है। लेकिन और इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, टोटल रिन्यू वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटली, और ये जो रिन्यू वाटर है, रिन्यू वाटर रिसोर्स जो है ये 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है। मतलब 1897 स्क्वायर किलोमीटर में जो पानी होगा वो पर एनम जो है वो यूज किया जाएगा। फिर भी इन चीज़ों के बाद भी 2025 तक लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड विल फेस एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिसिटी। जो वर्ल्ड के बहुत, इतना आपने डाटा देखा, इन डाटा के बाद भी जो वर्ल्ड के ज़्यादातर देश हैं वो 2015 तक वाटर स्कैरिसिटी को फेस करेंगे, यानी कि पानी की कमी उनके पास भी होगी। अब देखो, वाटर स्कैरिसिटी है क्या बच्चों। abundance and renewability of water, how can it be scarce। अब देखो बच्चों, पानी भी है हमारे पास और ये रिन्यू भी हो रहा है, रिन्यू भी हो रहा है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा रिन्यू भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए स्केयर हैं, यानी कि हमारे पास इसकी कमी है। क्यों कमी है, देखो,
हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, इट मे बी इन एरिया ऑफ डेजर्ट एंड ड्राउट अफेक्टेड रीजन। हम क्या सोचते हैं कि पानी की कमी होने का कारण क्या है कि सूखा पड़ना, ठीक है। जिस एरिया जैसे डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में पानी की कमी है, जहाँ सूखा पड़ गया, ड्राउट पड़ गया, वहाँ पे पानी की कमी है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, पानी की कमी हर जगह है। इसके क्या क्या कारण है, देखो ये देखते हैं हम। कॉजेज मेनली ड्यू टू, इसके पीछे क्या क्या कारण है वाटर स्कैरसिटी के पीछे। फर्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हम जो है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उसको बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं, देखो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जब बर्तन धोते हैं घरों में यूज़ करने के लिए, घरों में जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में पानी होता है उसमें क्या करते हैं, बर्तन धो रहे हैं हम और हमने नल खुला छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है घरों में बच्चे जो है ब्रश करते हैं, ब्रश कर रहे हैं और नल खुला छोड़ दिया, ठीक है, पानी बह रहा है। आप जितनी देर ब्रश कर रहे हो उतनी देर नल बंद कर सकते हो, तब आपका वाटर जो है वो सेफ रहेगा। ऐसे ही हम कपड़े धोते हैं, पानी खुला पानी छोड़ देते हैं। इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज में भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद है एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेसिव टू वाटर अमंग द डिफरेंट ग्रुप। एक्सेसिव यूज़ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम उसको, यही बर्बाद देख रहे हो आप लोग। इंडस्ट्रीज़ में बर्बाद हो रहा है, बाहर फेंक रहे हैं, मतलब इसको हम सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी के कारण जो है जो ग्रुप्स हैं, किसी के कहीं पे देखते हो कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है और कहीं पे पानी बहुत कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, कहीं कहीं किसी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं पानी बहुत कम मिलता है। तो ये जो है ये इसके मेन कारण हैं। अब हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं जो हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इन दो एस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं वाटर स्कैरसिटी को। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, पहला है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, पानी की कमी, पानी हमारे पास है ही नहीं। देखो क्वांटिटेटिव में है कि पानी की क्वांटिटी हमारे पास है ही नहीं, और क्वालिटेटिव में है कि पानी तो है लेकिन उसकी क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं है। तो पहले हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले सिटीज़ हो गई। अब देखते हो आप लोग अर्बनाइजेशन कितना बढ़ता जा रहा है। रूरल के लोग, गाँव के लोग जो हैं वहाँ से माइग्रेट होकर के अर्बन में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सिटीज़ बन रही है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं। तो बड़े बड़े शहर बनने से क्या हो रहा है, अब भाई नॉर्मल सी बात है, लोग अगर आएंगे तो उनको अपने काम, अपने उसके लिए, अपने यूज़ के लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। सिटीज़ बनने से क्या हो रहा है, पॉपुलेशंस बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पानी यूज़ हो रहा है। डिमांड जो है वो वाटर की बढ़ रही है, वाटर की, फूड की, मोर इरिगेशन की, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। अब सिटीज़ बनी, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी डिमांड बढ़ी, उनकी पानी की ज़रूरतें पड़ी, उनके खाने की ज़रूरतें पड़ी, जिसके कारण पानी की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ी। और इसके कारण क्या हुआ, मोर इरिगेशन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। पानी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पानी जो है, पानी की जब ज़रूरत पड़ी तो पानी को लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। लोगों ने ट्यूबवेल्स, वेल्स, बोरिंग, ये सब इन सोर्सेज से उन्होंने पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला, जिससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो भी कम हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। अर्बनाइजेशन का मतलब है हाउसिंग सोसाइटी हैविंग देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस। अब हाउसिंग सोसाइटी होती है, देखते हो आप लोग, हाउसिंग सोसाइटी यानी कि एक पूरा मोहल्ला हो गया या एक पूरा सोसाइटी हो गई। उसमें क्या करते हैं वो लोग, अपने अलग से वो लोग अपनी ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस वो लोग बना लेते हैं, बोरिंग वगैरह बना लेते हैं, समरसिबल्स बनवा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी कमी हो जाती है। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखें तो हैवी यूज़ ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे, पावर कंज्यूमर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पावर कंज्यूमर जो है, बिजली जो है
वो भी पानी से बन रही है। 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स इज प्रोड्यूस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट से भी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जो है वहाँ पे भी पानी जो है, मतलब बिजली जो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उस बिजली को बनाने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये देखो, ये जो इन चीज़ों से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पानी को यूज़ कर रही है, जिसके कारण पानी की जो है वो स्कैसिटी, पानी की जो है वो कमी हो रही है। तो ये तो था बच्चों आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी पानी की कमी होना, पानी है ही नहीं। अब दूसरे एस्पेक्ट से हम देखें तो दूसरा एस्पेक्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि पानी तो है हमारे पास, बट पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखो, क्वालिटी इज सफिशिएंट बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। बट क्वालिटी तो है, मतलब क्वांटिटी तो है, पूरा पानी हमारे पास है, लेकिन फिर भी एरिया पानी की कमी में वो कर रहा है, वाटर स्कैसिटी से सफर है वो एरिया, मतलब पूरा एरिया। अब देखो, जैसे हम अपने देहरादून में ले लेते हैं, देहरादून में हमारे पास बहुत पानी है, सफिशिएंट पानी है, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इन सब का पानी हमारे पास आता है। लेकिन आप ये देखो, बरसात के टाइम में, जैसे अभी का टाइम चल रहा है, अभी के टाइम में हम पीने के पानी के लिए हम कहीं दूर दूर जा कर के जैसे कोई पानी का स्रोत है वहाँ से हम लाते हैं, या फिर जो सुबह शाम हमारे बोरिंग का पानी आता है उससे लाते हैं, या कोई ट्यूबवेल है, तो हम पीने के पानी के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? पानी तो हमारे पास है, फिर हमें क्या दिक्कत है? तो हमारे पास जो पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि पहाड़ों पे से पानी आ रहा है और वो पानी जो है ऊपर से बरसात में अपने साथ डिपॉजिट्स ला रहा है, मिट्टी ला रहा है, पत्थर ला रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो पानी जो है वो गंदा हो रहा है, तो वो हमारे यूज़ के लिए पानी नहीं है। तो इस तरीके से उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। Due to bad quality of water, polluted due to domestic and industrial waste. अब chemical, pesticide and fertilizers used. अब इस बैड क्वालिटी, पानी के बैड क्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। यानी कि ये पानी जो, इस पानी से आप देखते हो हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, या ये पानी कैसे गंदा हो रहा है, ये हम लोगों की वजह से गंदा हो रहा है। अब अभी तो बरसात में तो मैंने नेचुरल तरीके से कहा कि ऊपर से वो पानी बह के आ रहा है, अपने साथ डिपॉजिट्स ला रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं अल्टीमेटली इन पानी को गंदा भी हम ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा कचरा इसमें फेंक देते हैं, जिसके कारण ये पानी गंदा होता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, अब पानी खेतों में देखते हो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो उसमें से जो पानी बह करके आता है वो अपने साथ ये सब चीज़ें, ये गंदगी चीज़ें लाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके जो है पानी की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, और ये जो चीज़ है ये हैज़ार्डियस फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि लोगों के यूज़ करने के लिए यह बहुत बड़ा घातक है। घातक कैसे है बच्चों? देखो, पानी जब गंदा होता है, गंदे पानी से कितनी बीमारियां होती हैं, पानी से ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, घातक बीमारियां हैं जो हमें लग जाती हैं, और जिसके कारण हम जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, पानी की तो स्कैसिटी आपने पढ़ ली, पानी तो आपने देख लिया पानी कैसे कैसे गंदा हो रहा है। अब नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इस वाटर को कंजर्वेशन भी करना है, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। रिसोर्स होने की वजह से इसको कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम, क्यों ज़रूरी है? हेल्थ हैज़ार्ड्स। अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें, हमारे हेल्थ के लिए, जिसको कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमने देखा, तो अगर हम क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तभी हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, हमारा हेल्थ जो है वो तभी फिट रहेगा। एंश्योर फॉर सिक्योरिटी ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो है ये उसके पॉपुलेशन के लिए सिक्योरिटी भी इसको इससे मिलेगी। किससे? वाटर कंजर्वेशन से। वाटर कंजर्वेशन जब होगा तभी हम जो है पानी के लिए सिक्योर रहेंगे। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को भी ये डिग्रेड कर रहा है। देखो, नेचुरल इकोसिस्टम यानी जो नेचर में जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे आसपास है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको अगर गंदा पानी मिलेगा तो वो इकोसिस्टम भी डिग्रेड हो जाएगा।
Water scarcity will degrade natural resource and cause ecological crisis, affecting our lives negatively. अब देखो वाटर स्कैरसिटी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्राइसिस करती है, इकोलॉजी को भी क्राइसिस कर रही है, ख़त्म कर रही है, ये इसका मेन कारण है। और इसके अलावा ये हमारे लाइफ पे भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, यानी हमारी लाइफ भी इसके द्वारा ख़त्म हो रही है। देखते हो आप लोग गंदे पानी की वजह से कितने लोगों की मौत हो जाती है हर साल, गंदे पानी की वजह से कितनी बीमारियां लोगों को लग जाती हैं। तो इसलिए क्यों हम लोग घर में आरओ लगाते हैं, ताकि हम सेफ़ वाटर को पी सकें, सेफ़ वाटर हम अपने ड्रिंकिंग में ला सके, गंदे पानी से हम लोग दूर रहें। इसलिए हम लोग जो है इसको, अगर हम ये सेफ वाटर को अगर कंजर्वेशन करेंगे तो नेचुरल सी बात है हम पूरी तरह से फिट रहेंगे। और बच्चों इन्हीं कारणों से जो मैंने अभी बताया, इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है, हमारी लाइफ पे नेगेटिवली इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ ड्राउट की प्रॉब्लम आती है, फेमाइन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी वाटर स्कैरसिटी की वजह से होती है, और इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको आगे पढ़ने में यूज़फुल होगी। तो मेरी तरफ से आप स्क्रीनशॉट ले ही लो उसका, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं इसमें, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो हमें वाटर, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेजमेंट, मतलब हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये तो आपने इससे पहले पढ़ लिया था। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब कि हमारे हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिससे पता चलता है कि पहले इतिहास में भी लोग जो थे वो पानी को कंजर्व करते थे, पानी को सेव करते थे। आप देखो इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी स्लाइड में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, उस स्लाइड में देख करके आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी कि करीब 2100 साल पहले, 2100 ईयर्स बिफोर, श्री गावेरापुरा हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग फ्लड वाटर इन गंगा रिवर। श्री गावेरपुरा में मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, श्री गावेरापुरा में लोगों ने जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनल बनाया था, यानी कि जो गंगा नदी थी, गंगा नदी से ऐसे चैनल्स बनाए थे जो कि उनके खेतों तक पहुंच रहे थे। इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए, इसको इरिगेशन के लिए एज अ वो यूज करते थे। तो देखो ये भी वाटर कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल अच्छा है। अब देखो ये आप देख भी रहे हो स्लाइड में, बच्चों देखो कोशिश की है आपको अच्छे से समझाया जाए कि इसमें आप स्लाइड्स में देख भी रहे हो कि कैसे कैसे ये डायग्राम्स जो है, ये चैनल्स जो हैं वो बनाए गए थे। आप दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम्स, लेक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इरिगेशन के सिस्टम जो है वो बनाए गए थे। उसके बाद तीसरा जो है वो देखो, एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा में, कलिंगा जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुना कंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटका में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं इरिगेशन वर्क के लिए जो कि पहले हिस्टोरिकल टाइम में बनाए गए हैं। वहीं 11th सेंचुरी में अगर हम देखें, नेक्स्ट देखते हैं, 11th सेंचुरी में भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। 11th सेंचुरी की ये भोपाल लेक है जो कि 11th सेंचुरी में बनाई गई थी, आर्टिफिशियल लेक है, इसको लोगों ने बनाई थी अपनी ज़रूरतों के लिए। देखो स्लाइड्स में आप लोग बच्चों देखते रहो, ध्यान से देखोगे तो देखो आपको समझ में सब आ जाएगा।
उसके बाद देखते हैं 14th सेंचुरी में द टैंक इन हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। देखो एक हौज खास दिल्ली का, एक हौज खास का था और एक दूसरा हौज खास दूसरे का था, जो कि एक दूसरे राजा ने बनाया था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने एक ऐसा टैंक बनाया था जिससे कि वाटर सप्लाई होती थी श्री फोर्ट एरिया में। श्री फोर्ट एरिया में हौज खास से वाटर सप्लाई की जाती थी, ऐसा इन्होंने टैंक बनाया था। इसके अलावा और भी स्लाइड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इतने एग्जाम्पल्स तो पॉसिबल नहीं है आपको समझाना, आप बाकी इसमें देख करके पढ़ सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है वो पहले से हिस्टोरिकल पीरियड से, यानी पहले सदियों से जो है वो चला आ रहा है कि हम जो है हम पहले भी वाटर कंजर्वेशन करते थे, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर कंजर्वेशन जो है उसकी नीड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। वाटर कंजर्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डैम्स। ठीक है, डैम्स जो है वो एक ऐसा सोर्स है जिससे कि वाटर कंजर्वेशन होता है। अब डैम्स देखो होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डैम्स किसे कहते हैं। It is a barrier across flowing water that obstruct direct or retard the flow of water, often creating a reservoir, lake or impoundment। देखो डैम क्या है, डैम एक बैरियर है जो कि फ्लोइंग वाटर में लगा दिया जाता है। डैम पानी बह रहा है, नदी बह रही है, और नदी के बहाव पे नदी के बहाव में नदी के फ्लो पे एक बैरियर लगा दिया जाता है, और ये बैरियर लगा करके नदी का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। नदी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं, और ये क्रिएट करता है एक जलाशय, लेक यानी कि रिजर्वियर मतलब जलाशय को ये वो करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, लेक बनाता है, और इम्पाउंडमेंट भी ये बनाता है। मतलब कि नदी जो है, नदी बह रही है, नदी के बहने के साथ साथ उसके बीच में एक बैरियर लगा दिया। जब बैरियर लगा दिया तो पानी जो है वहीं पे इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने से क्या बना, वहाँ पे रिजर्वर बन गया, वहाँ पे लेक बन गया, या फिर वहाँ पे एक इम्पाउंडमेंट बन गया। तो इसको कहते हैं हम डैम। अब डैम जो है, डैम देखो दो तरह के होते हैं बच्चों। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे जो डैम होते हैं वो होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखो तो ये कंक्रीट के भी हो सकते हैं और ये वुड के भी हो सकते हैं, टिम्बर के भी हो सकते हैं। दूसरा होता है बेस्ड ऑन हाइट के बेस पे, यानी कि ऊंचाई के बेस पे देखें तो इसमें स्मॉल हाइट के भी डैम होते हैं और लॉन्ग हाइट के भी डैम होते हैं, लार्ज हाइट के भी डैम होते हैं। मतलब दो बेसिस पे डैम होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक हाइट। स्ट्रक्चर में किस चीज से बने हैं, और हाइट मतलब उनकी हाइट कितनी है। तो ये दो टाइप के इनके ये डैम होते हैं। अब आगे है वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो क्यों है या उनकी क्या जरूरत है। सबसे पहला है इरिगेशन के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जरूरत है, यानी इन डैम्स की जरूरत है। अब इन डैम्स को जो है MPP यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है। ठीक है, डैम्स हैं, डैम क्यों नहीं कहेंगे, डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन डैमों से बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इन डैमों से होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला इरिगेशन। इसके जहाँ पे भी डैम बनाए जाते हैं वहाँ के आसपास के एरिया को इरिगेशन के लिए पानी की कमी नहीं होती है, इसको आराम से इरिगेशन मिल जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन डैम से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इसमें बन सकती है। तीसरा है फ्लड कंट्रोल। जब रिवर के फ्लो को बैरियर से रोक दिया जाता है तो क्या होता है, फ्लड आने की संभावना कम हो जाती है। रिक्रिएशन मतलब कि ये जो जहाँ जहाँ डैम होते हैं वहाँ लोग जो है जा कर के घूमते फिरते हैं, उसको देखते हैं, तो ये एक टूरिज्म का काम भी करते हैं। उसके बाद इनलैंड नेविगेशन मतलब एज अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे काम किया जा सकता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं। दूसरा है फिश ब्रीडिंग, यानी कि यहाँ इसमें जब देखो एम्पाउंडमेंट बन जाता है, लेक्स बन जाती हैं, रिजर्वियर बन जाते हैं, तो यहाँ पे आराम से फिशेज जो है उनको आराम से पाला जा सकता है। अब देखो आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कुछ
कुछ डैम्स दिख रहे होंगे। अब देखो बच्चों, डैम्स कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम है ये आपको अपनी बुक में से भी पढ़ना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ आपको, इनको भी देखो आप, क्योंकि ये मैप में आ सकता है, मैप में एज अ क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम कहाँ है। तो देखो बिगेस्ट डैम जो है वो कहाँ है, टिहरी में है। सबसे बड़ा डैम जो है वो हमारे उत्तराखंड के टिहरी में है। इन भागीरथी रिवर पे बनाया गया है, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हाईएस्ट डैम अगर देखें तो हाईएस्ट डैम है भाखड़ा नागर डैम। देखो आपको स्लाइड में दिख रहा है भाखड़ा नागर डैम। उसके बाद लॉन्गेस्ट डैम अगर देखें तो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है। देखो दिख रहा है। तो ये कुछ डैम जो है वो मैंने आपको शो किए हैं, बाकी आप और भी इसमें बहुत सारे डैम्स हैं, उनको आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपनी बुक में भी इसको पढ़ सकते हो। आप देखो, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि डैम्स जो है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, मॉडर्न इंडिया के एज अ टेम्पल का काम ये करते हैं। वाई, क्यों कहा था? देखो क्यों कहा था, इसके पीछे दो कारण हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी। डैम्स ने क्या किया, विलेज इकोनॉमी को बढ़ाया। कैसे? एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करके। विलेज इकोनॉमी यानी कि गांव में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उस एग्रीकल्चर को डेवलप करके, उस एग्रीकल्चर को इरिगेशन के सोर्सेज दे करके विलेज इकोनॉमी को बढ़ाया। ठीक है, नंबर 1 कारण कि टेम्पल्स क्यों हैं, विलेज इकोनॉमी बढ़ी। दूसरा कारण है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ी। अब देखो डैम बना, डैम बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, डैम से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ी। तो इस डैम से क्या हुआ, रूरल इकोनॉमी भी बढ़ी और इस डैम से अर्बन इकोनॉमी भी बढ़ी। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ इम्पाउंडमेंट वाटर, और इसी के द्वारा जो है इम्पाउंडमेंट वाटर भी बना। अब इसके बाद हम देखते हैं अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब जहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं बच्चों। समस्याएं क्या मतलब, इसका क्या क्या इसके अपोजिशन है। अब इसके पक्ष में तो आपने बहुत सारे पॉइंट देख लिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो